नमस्कार दोस्तों। आज 30 सितंबर था और आज आपका एमटीएस का फर्स्ट डे एग्ज़ाम था, जिसमें आपका जो शिफ्ट है उसमें से कुछ जो क्वेश्चंस आए थे वो आपको एनालिसिस के लिए निकाल के लाया गया है। वो अभी एनालिसिस कराया जाएगा, तो आप इस वीडियो में बने रहिए और देखिए। जल्द से जल्द हम इस जितने क्वेश्चंस आए थे उन्हें एनालिसिस करते हैं, जिससे आपको आगामी जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको काफ़ी हेल्प मिलेगा। इसके जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं उससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस आएंगे उससे रिलेटेड ही रहेंगे। तो शुरू से अंत तक वीडियो देखिए और साथ में वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही कुछ देर में आपको ऑल शिफ्ट के जितने क्वेश्चंस जीके जीएस के पूछे गए हैं वो सब कुछ देर में अपलोड कर दिया जाएगा, तो इसलिए चैनल से जुड़ जाइए। चलिए, तो जल्द से हम समय न बर्बाद करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था कि द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1919 में भारत सरकार अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी, जो ब्रिटिश भारत के प्रांत सरकार की दोहरी प्रणाली थी। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन प्रणाली बंगाल में शुरू की थी, जो 1765 में की गई थी। अगला क्वेश्चन था कि 2023 में आरसीबी महिला टीम की कप्तान कौन थी? यानी कि जो डब्ल्यूपीएल हुआ था उसमें आरसीबी जो महिला कप्तान थी कौन थी आरसीबी की? तो वो स्मृति मंदाना थी। और ये भी बात ध्यान रखिएगा कि 2024 जो डब्ल्यूपीएल था उसकी विजेता टीम भी आरसीबी ही थी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जो कि 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। किसकी सहायता से? तो ये चाणक्य की सहायता से की गई थी। और किस वंश को हटाकर किया गया था? तो नंद वंश को हटाकर किया गया था। चलिए आगे है कि चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो उसका पुत्र बिंदुसार था। मौर्य वंश का सबसे महान जो शासक हुआ वो अशोक महान हुआ, अशोक सम्राट हुआ। अशोक ने लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए शिलालेख का इस्तेमाल किया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें है कि अशोक के ज़्यादातर जो शिलालेख हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। और लिपि कौन सी है उसकी? तो उसकी लिपि ब्राह्मी लिपि है। मौर्य वंश का अंतिम जो शासक था वो बृहदत्त मौर्य था, जिसकी हत्या उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी और शुंग वंश की स्थापना की थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सोडियम कार्बोनेट यानी जो खाने का सोडा है या जिसे बेकिंग सोडा कहा जाता है, उसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। इसका उपयोग खाना पकाने में किया जाता है, कीट नियंत्रण में किया जाता है और आग बुझाने वाले यंत्र में भी किया जाता है। आगे है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन था? तो सबसे कम साक्षरता वाला जो केंद्र शासित प्रदेश था वो दादर और नागर हवेली था, जहाँ की जो साक्षरता दर थी वह 76.04% थी और पुरुष साक्षरता दर 85.17%, जबकि महिला साक्षरता दर 64.32% थी। कहाँ की? दादर और नागर हवेली की। आगे है कुछ राज्यों का हम देख लेते हैं जो साक्षरता दर क्या रही थी, जो कम थे, सबसे कम थे। तो ये था झारखंड की जो साक्षरता दर थी वह 66.41 थी और पुरुष की साक्षरता दर वहाँ पे 76.84 और महिला की साक्षरता दर 55.42 था। राजस्थान का जो साक्षरता दर था ये था आपका 66.11% और पुरुष की साक्षरता दर 79.19 और महिला साक्षरता दर 52.12% थी। अरुणाचल प्रदेश का देखें अगर हम, तो अरुणाचल प्रदेश की साक्षरता दर 65.38% थी। पुरुष की साक्षरता दर वहाँ 72.55 और महिला की साक्षरता दर 57.70 थी। बिहार की साक्षरता दर 2011 की जनगणना में सबसे कम थी, जहाँ यहाँ पे बिहार की साक्षरता दर 61.80 थी और पुरुष की साक्षरता दर जिसमें 71.20 और महिला की साक्षरता दर 51.50 थी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि टमाटर का जो रंग होता है किस कारण लाल होता है? तो टमाटर का रंग जो होता है उसमें पाए जाने वाले लाइकोपीन नामक एक वर्णन के कारण होता है, जो एक कैरोटीन होता है। गाजर का जो रंग होता है वो बीटा कैरोटीन के कारण लाल होता है। इसमें पाए जाने वाला जो कैफ्थनीन नामक पिगामेंट होता है उसके कारण गाजर लाल होता है। प्याज का रंग जो लाल होता है वो एंथोसाइनिन के द्वारा और एंथोसैंथिन की उपस्थिति के कारण लाल होता है। चुकंदर का रंग लाल होता है उसमें पाए जाने वाले बीटानिन नामक एक यौगिक के कारण। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुंबई में नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र की संस्थापक कर्नल रेले का संबंध किस नृत्य से है? तो कर्नल रेले का जो संबंध है ये मोहिनी अट्टम से है और इनको साथ में पद्मश्री 1989 में मिला है। पद्म भूषण ये प्राप्त कर चुकी हैं 2013 में। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार यह 1994 में प्राप्त कर चुकी हैं और साथ में MP में मध्य प्रदेश द्वारा दिया जाने वाला कालिदास सम्मान भी ये प्राप्त कर चुकी हैं 2006 में।
ध्यान रखिएगा, मोहिनी अट्टम जो है ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है और साथ में केरल का एक और शास्त्रीय नृत्य है जिसे भरतनाट्यम कहते हैं, जो कि भरतनाट्यम सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम के कुछ प्रमुख कलाकार हैं सुनंदा नायर, कालमंडलम मंडलम, कल्याणी कुट्टियम्मा, जयप्रभा मेनन, पल्लवी कृष्णन, गोपिका वर्मा, विजय लक्ष्मी, राधा दत्त और रेमा श्रीकांत। ये सब मोहिनी अट्टम के प्रमुख कलाकार हैं जो कि आपको आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत के साथ कितने देश भूमि साझा करते हैं, यानी कि भूमि सीमा साझा करते हैं? तो भारत के साथ कुल 7 देश भूमि सीमा साझा करते हैं, जिसमें पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, चाइना है, बांग्लादेश है, भूटान है और म्यांमार है, जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं। इसकी भूमि, भारत की जो भूमि है वह टोटल कितना उसका लंबाई है, तो 15,200 किलोमीटर है, जबकि जो तट रेखा है वो कितना है, तो 7,516 किलोमीटर 0.6 किलोमीटर है। बांग्लादेश भारत का सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है, कितना करता है ये, तो ये आपका 4,096.7 किलोमीटर सीमा रेखा साझा करता है भारत के साथ। इसके बाद दूसरे नंबर पे चाइना है जो आपका 3,488 किलोमीटर सीमा रेखा साझा करता है, और तीसरे नंबर पे आपका पाकिस्तान है जिसकी सीमा रेखा भारत से लगती है 3,323 किलोमीटर। उसके बाद नेपाल है जिसकी सीमा रेखा 1,751 किलोमीटर लगती है। उसके बाद म्यांमार है जिसकी सीमा 1,643 किलोमीटर लगती है। उसके बाद भूटान है जिसकी सीमा 699 किलोमीटर लगती है। सबसे कम जो सीमा लगती है वो अफगानिस्तान के साथ लगती है जो 106 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है कि रबी की फसल कब तक बोई जाती है? तो रबी की फसल जो है वह अक्टूबर से दिसंबर के सर्दियों के महीने में बोई जाती है और इसकी कटाई जो होती है वो अप्रैल से जून तक की जाती है। इसमें रबी फसल में प्रमुख जो फसल होते हैं गेहूं है, जौ है, मटर है, चना है, सरसों, ये सभी रबी फसलें हैं, प्रमुख रबी फसलें हैं। अब इसके साथ खरीफ फसल भी देख लेते हैं। तो खरीफ फसल जून जुलाई में बोई जाती है, इसकी कटाई अक्टूबर नवंबर के बीच होती है, यानी कि अब अक्टूबर नवंबर जो आने वाला है इसमें आपका इसकी कटाई होगी। खरीफ की फसलों में चावल आता है, मक्का आता है, कपास आता है, मूंगफली आता है, बाजरा आता है, शकरकंद आता है, उड़द जैसी फसलें इसमें शामिल हैं। खरीफ की फसलों को मानसून की फसल भी कहा जाता है, क्योंकि मानसून जब आता है तभी इनकी बुआई शुरू होती है और मानसून जब लौटता है तो इनकी कटाई शुरू हो जाती है। आगे है जायद की फसलें। जायद की फसलें जो है मार्च से जून के बीच में बोई जाती हैं। जायद की फसलों में मुख्य रूप से सब्जी फसल ही आते हैं, जैसे तरबूज हो गया, खीरा हो गया, खरबूज हो गया, ककड़ी, मूंग, उड़द, सूरजमुखी जैसी फसलें जो हैं वो जायद की फसलें हैं। इन फसलों को गर्मी की फसलें भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संजना वथुला किस खेल से संबंधित है? तो संजना जो वथुला है वह एशियन पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनी हुई है। एशियन खेल 2023 में महिलाओं की इस स्पीड स्केटिंग, यह स्केटिंग से संबंधित है। स्पीड स्केटिंग 3000 मीटर रिले स्पर्धा में प्रतिस्पर्धा करते हुए टीम इंडिया ने तीसरे स्थान पर रहकर कांस्य पदक जीता था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मानसीराम किस राज्य में स्थित है? तो मानसीराम मेघालय में स्थित है और यह खासी जो पर्वतमाला है उससे उस एरिया में है, और यह खासी पर्वतमाला के साउथ में है, यानी साउथ रीजन में पड़ता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा मानसीराम में होती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे इंदौर घराना की स्थापना के लिए जाना जाता है? तो इंदौर घराना की स्थापना के लिए उस्ताद आमिर खान को जाना जाता है। इंदौर घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत के मुख्य घरानों में से एक है, जिसकी स्थापना किसने किया था? आमिर खान ने की थी। इंदौर घराने के प्रदर्शन को विलंबित टेम्पो द्वारा अब्दुल वाहिद खान की शैली में नोट किया गया और रजब अली खान की याद को ताज़ा की गई थी। आमिर खान के कुछ प्रमुख प्रसिद्ध गायक और शिष्य रहे, जो कि पंडित अमरनाथ, शंकरलाल मिश्रा, कंचन बनर्जी, पूर्वी मुखर्जी आदि हैं। ग्वालियर घराना के संस्थापक कौन रहे? तो इसके संस्थापक कनथवन पीर बख्श हैं। और रामपुर सहसवान घराना के संस्थापक कौन रहे? तो इसके संस्थापक उस्ताद इनायत खान है। आगे देखें हम अगर जयपुरी अतरौली घराने के संस्थापक कौन रहे? तो इसके संस्थापक उस्ताद अलादिया खान रहे। किराना घराना के संस्थापक कौन रहे? तो इसके संस्थापक उस्ताद अब्दुल करीम खान है। पटियाला घराना के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक उस्ताद अली बख्श और उस्ताद फ़तेह अली खान है। आगरा घराना के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक हाजी सुजान खान है। ये सब आप घराना है और जिसके संस्थापक आपको ये सभी उनके संस्थापक हैं।
तो ये सब आप जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हल्दी में पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये पीला रंग करक्यूमिन के उपस्थिति के कारण होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लोसर महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो ये लद्दाख में मनाया जाता है। लोसर महोत्सव लद्दाख क्षेत्र में मनाया जाता है इसको, और यह लद्दाखी नववर्ष की शुरुआत में मनाया जाता है। जैसे अपने यहाँ शुरुआत में आपका बात होती है, तो नॉर्थ भारत में आपका मनाया जाता है मकर संक्रांति नववर्ष त्यौहार के रूप में। उसी तरह लद्दाख में आपका लोसर महोत्सव मनाया जाता है नववर्ष की शुरुआत में, और यह त्यौहार तिब्बती कैलेंडर के 11वें महीने के पहले दिन मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि डॉक्टर शाफिकुर रहमान वर्फ का संबंध किस पार्टी से है? तो इनका संबंध समाजवादी पार्टी से है। इनका संबंध किससे है? समाजवादी पार्टी से। तो ये ध्यान रखिएगा कि सबसे उम्रदराज सांसद हैं, जो कि 93 वर्षीय हो चुके हैं, और ये 5 बार सांसद रह चुके हैं। शफीकुर रहमान वर्फ जो साल आपका 1996 से 1980 और 2004 में मुरादाबाद लोकसभा सीट से ये समाजवादी पार्टी के सांसद रह चुके हैं, जबकि साल 2009 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर ली थी। वे 2014 में बीजेपी के टिकट पर संभल से लोकसभा के सांसद चुने गए थे। इसके बाद 2019 में उन्होंने सपा के टिकट पर संभल लोकसीट जीत दर्ज की। सफ़ीर रहमान जो है वो अपने विवादित बयान को लेकर काफ़ी चर्चा में रहते हैं, और ये कई क्षेत्रों में काम कर चुके हैं, जैसे वाणिज्य मंत्रालय के सलाहकार समिति और कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय समिति के सदस्य के तौर पर भी ये काम कर चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य की चर्चा है? तो भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य का जिक्र है। मौलिक कर्तव्य को संविधान में 1976 में जोड़ा गया था, जो कि 42वां संविधान संशोधन था। उस समय मात्र 8 जो मौलिक कर्तव्य थे वो जोड़ा गया था, और इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा 2 और इसमें जोड़ दिया गया था, यानी 10 टोटल मुख्य जो कर्तव्य थे, संवैधानिक कर्तव्य थे, उन्हें मौलिक जो कर्तव्य थे उन्हें जोड़ा गया था। कब? 42वें संविधान संशोधन में। लेकिन फिर से 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में, और उसमें आपका लास्ट 11वां जो मौलिक कर्तव्य है, शिक्षा प्राप्त करने का जो मौलिक कर्तव्य है वो जोड़ा जाता है। ये कर्तव्य वैधानिक है, लेकिन इन्हें कानून के जरिए लागू नहीं किया जा सकता। ये जरूरी तो है, लेकिन इसे कानून के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, बल्कि ये राज्यों पर डिपेंड करता है राज्यों पर डिपेंड करता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है मौलिक कर्तव्य को सभी नागरिकों का नैतिक दायित्व माना जाता है, यानी कि उनका नैतिक दायित्व है, उन्हें फॉलो करना चाहिए इसे। मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है? तो ये रूस के संविधान से अपनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि फार्मेसी संशोधन विधेयक 2023 के किस अधिनियम को संशोधित करता है? ये जो फार्मेसी है विधेयक 2023 है, यह किस अधिनियम को संशोधित करता है? तो फार्मेसी संशोधन विधेयक 2023 3 अगस्त 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था, और यह फार्मेसी अधिनियम 1948 में संशोधन करता है। ये फार्मेसी अधिनियम जो है ये क्या करता है? फार्मेसी का अभ्यास और पेशे को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कंफ्यूजिंग है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, तो दोनों ही क्वेश्चन आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 किस अधिनियम को संशोधित करता है? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को भारतीय संसद में दिसंबर 2023 को पारित किया गया था, और यह अधिनियम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को प्रतिस्थापित करने के लिए लाया गया था। इसमें डिजिटल साक्ष्य जैसे आधुनिक मुद्दों को शामिल किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पाटन की महिमा किस भाषा में लिखा गया है? तो पाटन की जो महिमा है यह आपका कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी की किताब है, पाटन की महिमा, और यह मूल रूप गुजराती में लिखा गया है। दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताना था, पूछा गया था। तो ये है आपका ड्रेन ऑफ वेल्थ, और भी कई 2 किताबें उनके द्वारा लिखी गई हैं। एक है पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और दूसरा है पॉवर्टी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पद्म पुरस्कारों का सही श्रेणी क्रम क्या है? पद्म पुरस्कार दिए गए थे, उनका सही श्रेणी क्रम में सजाना था, बताना था। तो ये हो जाएगा, पहला सबसे ऊपर होता है पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री। सरकार के द्वारा हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर इनकी घोषणा की जाती है, जिसकी शुरुआत 1954 में की गई थी, और इस दौरान इन्हें पहले, दूसरे और तीसरे वर्ग में बांटा गया था, लेकिन बाद में साल 1955 के बाद इनका नाम बदलकर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री कर दिया गया था।
आगे है कि पंजाब विधानसभा परिषद कब समाप्त कर दिया गया था। यानी पंजाब, चूंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक राज्य में एक तो आपका असेंबली होता है और एक आपका काउंसिल होता है, यानी एक सभा होती है और दूसरा क्या होता है, विधानसभा होती है और दूसरा विधान परिषद होता है। तो विधान परिषद जो सभा है लगभग सभी राज्यों में है, और विधान परिषद जो है वह आपका 6 राज्यों में अभी है। तो पंजाब में जो विधान परिषद था उसे समाप्त कर दिया गया था। तो ये कब समाप्त किया गया था, तो ये आपका किया गया था 1 जनवरी 1970 को समाप्त कर दिया गया था। इसके लिए पंजाब विधान परिषद उन्मूलन अधिनियम 1969 पारित किया गया था, और इस अधिनियम के लागू होने के बाद पंजाब की विधायिका एक संसदीय हो गई थी, यानी कि वहाँ से विधान परिषद समाप्त कर दिया गया था। साल 1966 में पंजाब को 3 भागों में बांटा गया था, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब इसमें से बांटकर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस वंश ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ध्यान रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना संगम वंश ने की थी, और विजयनगर की जो संगम वंश है इसके संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक हरिहर और बुक्का हैं, जो कि 1336 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य जो है उसमें कुल 4 वंश थे और जिसके अलग अलग संस्थापक हुए। तो चलिए हम उन सबको देख लेते हैं। तो इसमें संगम वंश आता है सबसे पहले। संगम वंश का हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने किया था, जो कि जिनका शासनकाल जो ये वंश कब तक शासन किया, तो 1336 से लेकर 1485 तक शासन किया। इसके बाद दूसरा जो वंश आया वो था आपका, और ध्यान रखिएगा इस वंश में देवराय द्वितीय संगम वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, यानी संगम वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन हुए, देवराय द्वितीय। उसके बाद आया सालू वंश। सालू वंश के संस्थापक कौन थे, सालू नरीस, जो कि 1485 से लेकर 1505 तक रहा, और संगम वंश को समाप्त करके सालू नरीस सत्ता में आए थे, यानी जो संगम वंश चल रहा था उसे खत्म करके सालू वंश की स्थापना की गई थी। उसके बाद आया सालू वंश के बाद आया तुलु वंश। तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह थे, जो 1505 से लेकर 1570 तक शासन किए, और इसमें कृष्णदेव राय जो थे वो तुलु वंश के थे, जो सबसे प्रसिद्ध शासक हुए। इन्हीं के दरबार में कौन रहता था, तेनालीराम रहते थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आरवीडू। आरवीडू इसके बाद वंश आया जिसके संस्थापक तिरुमल थे, और इनका शासनकाल चला 1570 से लेकर 1650 तक। इस वंश का शासनकाल चला 1570 से लेकर 1650 तक। यह विजयनगर का अंतिम वंश था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन कंफर्म नहीं है, शायद ऐसे ही पूछा गया था, कि पूछा गया था इसमें कि जब पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुकता है तो किस गोलार्ध में गर्मी होती है। तो पृथ्वी का जो ध्रुव जो सूर्य की ओर झुकता है वहीं पे क्या होती है, गर्मी पड़ती है, यानी कि वहाँ पे जो सूर्य का रेज होता है, यानी कि सूर्य की जो किरणें होती हैं सबसे ज़्यादा पड़ती हैं, जिसकी वजह से वहाँ गर्मी रहती है। पृथ्वी का कुछ हिस्सा सूर्य की ओर सबसे सीधी किरणें प्राप्त करता है, इसीलिए उस जब उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुकता है तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ती है, और जब दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुकता है तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी पड़ती है, क्योंकि सूर्य की किरणें जो पड़ रही होती हैं वो सीधा पड़ रही होती हैं। तो ये आज के पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन थे। जल्द ही आपको जो ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे। आप चैनल पे बने रहिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।